हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन चैंपियन। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पेपर थर्ड एमपीपीसी मींस का पेपर थर्ड का पूरा सिलेबस कवर करेंगे हम। पेपर थर्ड आपको पता है मींस पेपर थर्ड का पार्ट जो बी है उसमें साइंस, हेल्थ, एनवायरनमेंट ये वाला पूरा पार्ट दिया हुआ है। तो इसको हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके बाकी की यूनिट हम लोग कवर करेंगे। तो याद रखिएगा हमारा एमपीपीएस कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा एमपी मींस का पेपर थर्ड का पार्ट बी, विज्ञान, तकनीकी, स्वास्थ्य, सभी के बारे में पढ़े। पहली यूनिट है उस सामान्य विज्ञान के बारे में आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। देखो सिलेबस का एक ओवरव्यू आपको करवा दिया जाए, जिसमें विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग है। विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग से यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स भी इंक्लूड हो सकता है और केमिस्ट्री भी हो सकता है, बायो भी। तो थोड़ा बहुत डिटेल हमें सबके बारे में देख, ठीक, तो वो हमारा पूरा एक बेसिक डिटेल होगा। इस वाले टॉपिक को हम सबसे एंड में उठाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें सूक्ष्म जीव संरचना एवं प्रकार और जैविक कृषि, ये होता है हमारा सूक्ष्म जीव जो जीवाणु, विषाणु, इनके बारे में पढ़ना होता है। तो इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें थोड़ा बेसिक जानकारी लेनी पड़ेगी बायोलॉजी की, उसके बाद हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक, तो इस वाले को भी हम बाद में पढ़ेंगे। अब जो तीसरा सेक्शन है कोशिका की संरचना, प्रकार, विभाजन एवं कार्य, जंतु और पौधों का वर्गीकरण, ये वाला पार्ट हम अभी करंट में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। कोशिका की संरचना, प्रकार, उसके विभाजन, ठीक है, कोशिका का विभाजन कैसे होता है वो और उसके कार्य क्या क्या। सबसे पहले ये वाला जिसको हम कहते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है ये कहलाता है हमारा साइटोलॉजी, कोशिकावाद। तो हम सबसे पहले कंप्लीट करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये साइटोलॉजी वाला पार्ट हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद जंतु और पौधों का वर्गीकरण भी हम देखेंगे। आफ्टर देन हम लोग देखेंगे पौधों, पशु और मनुष्यों में पोषण। ना, पोषण हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा प्री और मेंस दोनों का एक बहुत मेजर पोर्शन कवर करता है। पोषण हम लोग देखेंगे, संतुलित आहार पोषण के अंतर ही आता है। विटामिन, विटामिन की कमी से होने वाले रोग कहलाते हैं हिंताजन्य रोग, डेफिशिएंसी डिसीज। हार्मोन्स, है ना, मानव शरीर के अंग, संरचना और कार्य प्रणाली, इन सबको हम देखेंगे। फिर यहाँ से आपका स्टार्ट होगा इथेनोबायोलॉजी और आपका बायोटेक्नोलॉजी। तो ये इतना जो बायो वाला पार्ट है, शुरू के जो चार आपको दिख रहे होंगे पॉइंट, ये आपका बायो वाला पार्ट है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट वाला जो ये बौद्धिक संपदा के अधिकार, पेटेंट, ट्रिप्स और ट्रिम्स, ये आपके इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में भी इंक्लूड हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम लोग देखते चलेंगे। और फिलहाल हमारा जो पोर्शन है वो कितना है, तो अभी हम ये वाला है ना, मेजर मेजर जो अभी पोर्शन है हमारे ये वाला, उसके बाद फिर जैव प्रौद्योगिकी, इथेनोबायोलॉजी, ये सारी हम चीजें कंप्लीट करेंगे। तो आई होप सबको सिलेबस क्लियर होगा। ये जो क्लासेस है ये इंग्लिश हिंदी दोनों में चलेगी, मतलब आपको दोनों में आप बताए जाएंगी चीजें, बायलैंग्वेज रहेंगी। पूरी पूरी डेफिनेशन ना भी रहे तो भी आपको मैक्सिमम इंग्लिश हिंदी में बताने की कोशिश की जाएगी। ठीक, सिलेबस को देख के बिल्कुल डरिएगा नहीं कि नहीं ये तो हिंदी हिंदी में क्लासेस, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ तक की बात क्लियर होगी कि आज हम स्टार्ट करेंगे कोशिका संरचना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे पहला जो पार्ट है कोशिका के बारे में, सेल के बारे में। और याद रखना सेल के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी, क्योंकि हमारे प्री में एक पार्ट ये भी है जिसमें ये पढ़ना होता है विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान। और विज्ञान की एक शाखा के अंदर एक मेन शाखा आती है जो जीव विज्ञान के अंतर्गत है, जिसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। तो इसके बारे में भी हमें याद रखना है। ठीक, तो साइटोलॉजी मतलब कोशिका का अध्ययन। अब देखो कोशिका क्या होती है, तो एक बात बिल्कुल क्लियर समझना, हमारे पूरे शरीर की सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है, कोशिका। सबने सुना होगा कि जो सेल होती है वो क्या होती है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सेल, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल, आप ये कह सकते हैं हमारे शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी कोशिका, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा कि कोशिका क्या है। तो सबसे पहली बात तो याद रखना, मानव, समस्त जीव, केवल हम मानव की बात नहीं कर रहे हैं, समस्त जीव, चाहे वो पौधे हो और जंतु की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई, समस्त जीव चाहे वो पौधे हो चाहे जंतु, उनकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी कोशिका कहलाती है। ठीक है, तो समस्त जीव मतलब चाहे वो कोई पौधे हो चाहे वो कोई जंतु, उनकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई आपकी हो जाएगी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगी आपकी सेल। ठीक, वॉइस
बार चेक कर लें। मतलब सभी चीजों जो क्रियात्मक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी की, स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हैं किसी भी बॉडी की सबसे छोटी जो इकाई होगी वो क्या होगी? कोशिका, जो उसकी मेन संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, जिससे सारी चीजें आगे क्या होंगी? बनेंगी, जो सारी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होंगी। अब देखो, हमसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते कि कोशिका के हम जो किसके समरूप माना जा सकता है। देखो, सेल मिलेगी, कोशिका मिलेगी, तो किसका निर्माण करेगी? ऊतक का, टिश्यूज का। समान तरह की कोशिकाओं का समूह जो एक निश्चित कार्य को पूर्ण करता है वो क्या कहलाते हैं? टिश्यू, है ना। जैसे तंत्रिका ऊतक होते हैं, मतलब वो कोशिका है, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन जो हमारे पूरे ब्रेन में फैली हुई है, वो उनका जो समूह रहेगा, जो एक काम कर रही है हमारी बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, तो उनका जो समूह रहेगा वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा बेटा हमारा ऊतक। ठीक है, तो याद रखना, समस्त कोशिका के बहुत सारे कोशिका का जो समूह है वो मिलकर क्या बनाएगा? तो किसका निर्माण करेगा? ऊतकों का निर्माण करेगा। ऊतक जब बहुत सारे मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा? अंग का, ऑर्गन का निर्माण होगा। और पूरे अंग मिलकर किसका निर्माण कर देंगे? शरीर का, बॉडी का निर्माण करें। तो याद रखिएगा, कैसे हम कह रहे हैं कि सेल हमारी सबसे छोटी इकाई, भाई सबसे छोटी सेल है। सेल से मिलकर क्या बनेंगे? तो सेल से मिलकर बनेंगे बेटा ऊतक, ऊतक से मिलकर बनेंगे अंग, और अंगों से मिलकर हमारे पूरे शरीर का क्या होगा? निर्माण होगा। तो कोशिका से टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी सेल का जो कंपैरिजन है वो ब्रिक्स से किया जाता है, ईंटों से किया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि ईंट मिलकर क्या बनाती है? ईंट मिलकर दीवार बना रही है, दीवार मिलकर पूरा कमरा बना रहे हो, पूरे कमरे मिलकर पूरी बिल्डिंग का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। सेम एज टू अवर बॉडी। तो इसीलिए पूछा भी जाता है कभी कभी कि हमारे शरीर के किस अंग की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं? तो भाई ईंट सबसे छोटी इकाई, मतलब हमारी कोशिका, तो सारे कामों के लिए उत्तरदायी होगी, सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, है ना। और याद रखना, जो कोशिका होती है इनके अंदर क्या होती है? तो इनके अंदर पुनर्विभाजन की क्षमता होती है। कोशिकाओं के अंदर रीजनरेशन पावर होती है, मतलब ये खुद ही को विभाजित कर रीजनरेशन पावर होती है, मतलब ये खुद ही को विभाजित कर क्या कर सकती है? अपना निर्माण कर लेती है, आगे अंगों को क्या करती? बनाती जाती। तो ये कैसे होगा उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे बेसिक बात है, अगर आपसे पूछ लिया जाए सेल क्या होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया कोशिका, तो क्या लिखेंगे हम बेटा? कोशिका के समस्त जीव, चाहे वो पौधे हो चाहे जंतु, उनकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, जो जिसके अंदर क्या होती है? तो पुनर्विभाजन की या विभाजित होने की क्या होती है? क्षमता होती है। दैट्स इट, ये सबसे बेसिक इसका आंसर होना चाहिए। तो ये हो गई हमारी कोशिका की परिभाषा। अब हम चर्चा करेंगे कि भाई कोशिका की खोज किसने की, है ना। तो कोशिका की जो खोज की है वो आप याद रखेंगे, कोशिका की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। किन्होंने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में, है ना। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की क्या की थी बेटा? खोज की थी। इन्होंने जो खोज की थी वो की थी कॉर्क की छाल में। ठीक है, पेड़ की जो छाल होती है उसमें इन्होंने खोज की थी। पर ये जो पेड़ की छाल में इन्होंने कोशिका को खोजा, वो जो कोशिका मानी गई वो कैसी कोशिका थी? तो भाई वो थी मृत कोशिका, वो डेड सेल थी, वो जीवित नहीं थी, है ना। तो याद रखना, ये पूछा जाए कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो वो भी रॉबर्ट हुक ने की। और पूछा जाए मृत कोशिका की खोज किसने की, तो वो भी रॉबर्ट हुक ने की। पर सबसे सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज हुई थी, जो हुई थी किसमें? कॉर्क की छाल में, ना। कॉर्क की छाल में सन 1665 में हुई थी। तो ये जो कोशिकाएं थी ये कैसी थी? तो ये मृत कोशिकाएं थी। ठीक है, मतलब इन संरचनाओं, ये मृत कोशिकाएं थी, ये डेड सेल्स थी। आगे अगर हम बात करें कि इसके बाद फिर लिविंग सेल्स की खोज किसने की, तो लिविंग सेल्स की जो खोज करने का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। ये 2 वैज्ञानिकों के नाम हमें याद रखने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने क्या किया था? तो जिन्होंने तालाब के जल में, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, तालाब के जल में माइकोप्लाज्मा, एक तरह का जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा में कोशिका को खोजा। और ये जो कोशिका थी, अब ये फाइनली हमारी कैसी कोशिका थी? तो ये थी हमारी लिविंग सेल, जीवित कोशिका थी। इसके पहले जो खोजी गई थी वो कैसी थी? तो वो थी डेड सेल। तो अगर आपसे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बने कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। और ये पूछे कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने। ईयर याद रखना, ल्यूवेनहॉक ने कब की थी? तो ईयर है इनका
1674, 1674, ठीक है। तो 2 ईयर कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, एक है 1665, एक है 1674। तो देखो ये हमने बिल्कुल आसानी से 2 बार समझ ली। देखो मेरे साथ बेटा आप लोग याद करते जाइएगा, बहुत आसान सी चीजें हैं। हमारे पूरे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई जिससे हमारे ऊतक बनेंगे, ऊतकों से अंग और अंग से शरीर का निर्माण होगा, वो कौन है, वो है हमारी कोशिका। ठीक, तो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जो है बॉडी की, वो है सेल। अब सेल की जो डिस्कवरी खोज वो कब हुई थी, तो सबसे पहले जो सेल की खोज की थी वो किन्होंने की थी, तो वो खोज की थी हमारे रॉबर्ट हुक ने। ठीक, कॉर्क की छाल, मतलब एक तरफ पेड़ की एक डेड सेल, तो पेड़ की जो परत होती है ऊपर से बिल्कुल सूखी सी, उस परत में इन्होंने कोशिका को खोजा। पर ये जो खोजी गई थी ये कैसी सेल्स मानी गई थी, डेड सेल्स मानी गई थी। और उसके बाद फिर 1665 में इन्होंने खोज की। उसके बाद 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने तालाब के जल में माइकोप्लाज्मा जीवाणु में किसकी खोज की भाई, तो जीवित सेल, लिविंग सेल की क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, तो खोज के बारे में, डिस्कवरी के बारे में इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। तो ये 2 बातें हो गई, एक परिभाषा देख ली, दूसरी इसकी डिस्कवरी देख ली। आगे बढ़ते हैं, हमारी कोशिकाओं का आकार कैसा है, तो याद रखिएगा कोशिका अति सूक्ष्म होती है, अर्थात इन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। सेल्स आर वेरी स्मॉल, वेरी माइक्रो, तो इन्हें आप नग्न आंखों से, नेकेड आई से देख नहीं सकते। तो फिर कैसे देखेंगे, तो भाई इनके लिए हम यूज करते हैं किसका, माइक्रोस्कोप का। किसका यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का। अब आप कह रहे हैं मैडम छोटी है, तो कितनी छोटी है, तो याद रखिएगा जो हमारी कोशिका का आकार होता है वो होता है 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर -6 मीटर। 10 टू द पावर -6 मीटर का क्लियरली मतलब होता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर मतलब बहुत ही छोटा है ना। देखिए ये वैल्यूज होती है जो मीटर में हम कंपेयर करें। एक होता है नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -9, वो अणुओं की त्रिज्या होती। और कोशिका की कितनी, 10 टू द पावर -6 मीटर है ना। माइक्रोमीटर में इसका आकार होता है, मतलब बहुत ही छोटी होती है, इसे हम सामान्य रूप से देख नहीं सकते। कैसे देख पाएंगे, हम ऐसे देख रहे हैं क्या कि ये देखो वायु की कोशिका, ये देखो मैडम हमारे हाथों में सेल है, ये पॉसिबल नहीं, इतनी छोटी सेल को देखा नहीं जा सकता। ठीक है, नग्न आंखों से तो बहुत छोटी होती है। कितना आकार होता है, तो ये आकार आप लोग ध्यान रखें। अब इस आकार से कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट और मैं आपको क्लियर कर दूं ना, इनसे रिलेटेड देखो कुछ बातें और आपको ध्यान रखनी, क्या क्या। तो कभी कभी पूछ लेते हैं एकल कोशिका, एकल कोशिका जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है, वो कौन सी एकल कोशिका है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है, तो याद रखेंगे एग, अंडा। ठीक, अंडा भाई किसी के भी जीवन का जो शुरुआत होती है वो एकल कोशिका से होती है। और हमने देखा है अंडायुज जो होते हैं, ठीक है, वो जीव जो अंडे के रूप में अपने बच्चों को पैदा करते हैं, प्रजनन करते हैं, वो जो जीव होते हैं भाई वो अंडे अंडे देते हैं, और वो एकल कोशिका ही है। और वो जो एकल कोशिका होती है वो एक लौती ऐसी कोशिका मानी जाती है जिसे हम नेकेड आई से देख सकते हैं ना अंडे को। तो अंडे को हम देख पा रहे हैं, उसका कारण क्या, उसका कारण है कि वो एकमात्र ऐसी एकल कोशिका है, वो है एक सिंगल सेल ही, जिससे पूरी जीव का क्या होगा, निर्माण होगा, जीव उसके अंदर बनेगा और फिर उसके अंदर से बाहर निकलेगा। पर सिंगल सेल होती है एक भी, फिर भी उसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो याद रखना कि कौन सी सेल है जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, तो कौन सी होगी, अंडा। दूसरा याद रखना, संसार की सबसे बड़ी व भारी कोशिका किसकी मानी जाती है। ठीक है, क्या क्या पूछ रहे हैं, एक तो लार्ज एंड हैवी सेल, सबसे बड़ी व भारी सेल पूरे संसार की कौन सी है, तो कौन सी है, तो इसका उत्तर तो सभी को पता होगा, वो होती है हमारी ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका भार होता है आपका 1.4 kg और जिसका डायमेंशन होता है 170 इंटू 130 mm। ठीक, तो याद रखिएगा भार कितना होता है, 1.4 kg, डायमेंशन होता है 170 इंटू 130 mm है ना, माइक्रोमीटर। तो ये हमें क्या करनी, कुछ याद रखनी कि हमारी कोशिका का आकार कितना होता है, बहुत ही छोटी,
1 माइक्रोमीटर इसका आकार होता है। अंडा एकमात्र ऐसी एकल कोशिका जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। और हमारे संसार की सबसे बड़ी और भारी कोशिका मानी जाती है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका वेट होता है 1.4 kg। आगे बढ़ेंगे, हाँ फैक्ट ही चल रहे हैं अभी। फैक्ट का तीसरा पॉइंट याद रखेंगे आप लोग, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो? तो संसार की सबसे छोटी कोशिका एक जीवाणु की होती है। उस जीवाणु का नाम है आपका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम क्या है। तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम संसार की सबसे छोटी कोशिका है, ठीक, जिसका आकार कितना होता है? तो जिसका आकार होता है आपका 0.3 माइक्रोमीटर, है ना। ये म्यू एम का मतलब है माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर इसका आकार होता है। इसके अन्य नाम भी होते हैं, याद रखेंगे आप। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को ही पीपीएलओ भी कहा जाता है। पीपीएलओ तो पूछा भी जाता है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनियम जैसा जीव, प्लूरोनिमोनियम जैसा जीव पीपीएलओ भी कहा जाता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को। इसके अलावा इसे कहा जाता है जंतु जगत का जोकर के अतिरिक्त इसका नाम होता है एमएलओ, मॉलिक्यूल जैसा जीव, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो ये कुछ हमें ध्यान रखने क्या क्या होता है। तो एक होती है हमारे संसार की सबसे छोटी कोशिका, जीवाणु है एक, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जिसका आकार है 0.3 माइक्रोमीटर। जिसमें अन्य नाम क्या क्या है तो याद रखेंगे, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को ही कहा जाता है बेटा पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनियम जैसा जीव, या जंतु जगत का जोकर, या इसे कहा जाता है एमएलओ, अणु या मॉलिक्यूल जैसा जीव भी इसे कहा जाता है, ठीक। तो ये इतनी बातें भी इसके लिए ध्यान रखनी। और अगली चीज हमें नेक्स्ट जो पॉइंट है याद रखेंगे, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो भाई मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका, वो जो जिसका 90% हमारे ब्रेन में होता है, और नर्व सेल कहते हैं जिन्हें, नर्व सेल, जिसका 90% हमारे ब्रेन में होता है, रिमेनिंग हमारी पूरी बॉडी में फैला होता है, ठीक है। हमारे पूरे शरीर का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करती है। कितनी होती है? तो 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर इसकी लंबाई मानी जाती है, ठीक। और कुछ और बातें भी याद रखना है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो वो मानी जाती है आपकी शुक्राणु, स्पर्म, ठीक। स्पर्म मानी जाती है। शुक्राणु जो क्या होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव, मेल गैमेट सेल्स होती है। गैमेट सेल मतलब जो किसमें होती है? रिप्रोडक्शन। तो शुक्राणु मेल गैमेट सेल से जो हमारे शरीर की क्या है? सबसे छोटी कोशिका। दूसरी जो है, अगला पॉइंट याद रखना है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो आप लोग याद रखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो मानी जाती है महिलाओं का गैमेट सेल्स जो होती है, अंडाणु, ओवम, है ना, ये होती है आपकी फीमेल गैमेट सेल, फीमेल गैमेट सेल। तो आई होप इतने सारे जो हमने फैक्ट देखे हैं बेटा, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। तो हमारी कोशिका का आकार कितना है? 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर है, ठीक, मतलब बहुत ही छोटा है। अंडा एकमात्र ऐसी एकल कोशिका है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। देखो हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे ना तो बायो तो सेम है, प्री और मेंस में अलग अलग नहीं होता है। तो अगर तुम ये पढ़ रहे हो ना, ये वाला अगर तुम्हारा बहुत बिल्कुल क्लियर है पूरे पार्ट, तुम्हारा प्री के जो 7th यूनिट में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं बायो के, मानव शरीर की संरचना, पोषण, वो सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से देखिएगा इसको। तो यहाँ से हमें क्या क्या याद रखना है? तो ये सारे पॉइंट हमारे बायो वाले जो है प्री वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो हमारी शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे छोटी क्या है? माइकोप्लाज्मा
गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम के अन्य नाम क्या है? पीपीएलओ, या जंतु जगत का जोकर किसे कहते हैं? तो प्लूरोनिमोनियम जैसा जीव या माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को, या एमएलओ किसे कहते हैं? तो भाई माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को ही कहते हैं। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम का आकार कितना है? तो 0.3 माइक्रोमीटर है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन या नर्व सेल, सबसे छोटी कोशिका जो मेल्स में होती शुक्राणु, सबसे बड़ी कोशिका जो फीमेल्स में होती अंडाणु। इतनी बात आई होप सबको क्लियर होगी। तो देखो क्या क्या चीजें हम लोग देख चुके हैं कि हमारे जो कोशिका होती है उसकी परिभाषा क्या है, ठीक है, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि सेल क्या होती है। फिर मानव से जो सेल है उनकी खोज किसने की? तो सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, जो कि डेड सेल थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित सेल की खोज की। फिर इसके आकार के बारे में हमने चर्चा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ चीजें। कोशिकावाद या जिसे कहते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिकावाद या जिसे क्या कहते हैं कोशिका सिद्धांत समझना स्टार्ट करते हैं लोग। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, हाँ भाई 1839 में सेल थ्योरी आई थी। गाइडन बर्सवान एक जियोलॉजिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट थे, ठीक है। ये जीव विज्ञान के जो थे अपने विज्ञान शास्त्री थे, ये पादप विज्ञान शास्त्री थे। इन दोनों ने क्या किया? एक कोशिकावाद, एक कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? तो कोशिका सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार क्या बातें थी? तो याद रखेंगे जिसके अनुसार। हमें कैसे, देखो जब भी अनुसार वाली कोई चीज देखे तो उसको ऐसे लिखिएगा जिसके अनुसार। तो क्या बातें याद रखनी? तो जिसके अनुसार हमें याद रखना है, इन्होंने सबसे पहली बात क्या कही थी? तो इसके अनुसार सबसे जो पहली चीज वो यही थी कि समस्त जीव एक या एक से अधिक कोशिका द्वारा निर्मित है। जितने भी जीव है वो या तो एक या एक से ज्यादा, पर सब सेल से निर्मित है। ये इन्होंने कहा, तो ठीक है, ये बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी इन्होंने कही थी सभी कोशिकाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से कार्य करती है। सभी कोशिकाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से कार्य करती है। तो ये बात भी सही है कि हमारी जो सेल्स होती है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती है। जैसे हमने कहा कि हमारे न्यूरॉन है, नर्व सेल्स है, वो हमारे ब्रेन में, तो ब्रेन के अलावा बॉडी में भी है, क्योंकि ब्रेन ने अगर सोचा तो लिखा तो हाथ ने ना, तो वो एक दूसरे से जोड़ी रहती है और एक दूसरे के परस्पर सहयोग से हमारी पूरी बॉडी का संचालन कर रही है। तो सारी कोशिकाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से विद द हेल्प ऑफ ईच अदर क्या कर रही? काम कर रही है, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जितने भी वन और मोर देन वन सेल्स क्या है? निर्मित है, जो भी जितने भी जीव है सब। दूसरा कह रहा है कि जितनी भी हमारी कोशिकाएं हैं, ऑल दी सेल्स वर्क टुगेदर बाय हेल्पिंग ऑफ ईच अदर, ठीक है, बाय हेल्पिंग ऑफ ईच अदर। तीसरा इन्होंने पॉइंट क्या किया था कि कोशिका का निर्माण जिस विधि द्वारा होता है, केंद्रक उसमें मुख्य भूमिका निभाता है। तो भाई केंद्रक कौन है? तो हमारी कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक पार्ट है, जिसको भी अभी आगे हम समझेंगे कि हमारे पास बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। तो केंद्रक क्या है? तो केंद्रक क्या है? न्यूक्लियस क्या है? तो ये हमारे कोशिका में पाए जाने वाला एक कोशिकांग है जो कोशिका विभाजन में हेल्प करेगा। भाई करता ही है, अभी हम पढ़ेंगे आगे। कोशिका विभाजन और केंद्रक दोनों का होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो हमने क्या बात देखी कि जो हमारा केंद्रक है वो मेन पार्ट है। तो इन तीनों बातों में कोई दिक्कत नहीं, मतलब हर कोशिका के अंदर केंद्रक होगा, इसके ये भी कहने का। हाँ, पर अब दिक्कत क्या आई कि ये वाला जो सिद्धांत है, शेल्डन और शॉन के सिद्धांत में उन्होंने तीन बातें कही थी। क्या? कि समस्त जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, सभी कोशिका एक दूसरे के परस्पर सहयोग से कार्य करती है, और कोशिका का निर्माण जिस विधि के द्वारा होता है उसमें केंद्रक क्या निभा रहा है? मुख्य भूमिका निभा रहा है। ये सारी बातें एकदम से बिल्कुल ठीक थी, पर अब दिक्कत कहाँ पे आई? तो दिक्कत हमारी आती है कि ये बिल्कुल भी इस बारे में चर्चा नहीं कर रहे कि कोशिका का निर्माण होगा कैसे। इन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि कोशिका का क्या होता है,
विभाजन होता है। ठीक, तो इस बारे में बताने के लिए ये सिद्धांत आए थे 1839 में, उसके बाद 1855 में आए थे रुडोल्फ विर्चो। कौन आए थे? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को क्या किया, आगे बढ़ाया, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया, तो उन्होंने क्या बताया कि नई कोशिका का निर्माण, नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, कोशिका से होता है। ठीक, मतलब बेटा उन्होंने हमें एक बहुत खास चीज दी, तो उन्होंने हमें बताया था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक, उन्होंने हमें क्या बताया था, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। उसका क्या अर्थ है, तो उनका कहने का सीधा सीधा अर्थ था कि ओमनी सेल्यूला पुरानी सेल, सॉरी ओमनी सेल्यूला नई सेल, ई सेल्यूला पुरानी सेल से क्या होगी, निर्मित होगी। मतलब अगर एक सेल है, अब देखो ये तो देखो कहानियों की बात है कि भाई पहली सेल आई कहाँ से, है ना, कैसे उत्पत्ति हुई, तो उसकी तो अभी तक कोई वो नहीं है चर्चा की कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे हुई। पर हम ये मान रहे हैं कि हाँ जो भी एक सिंगल सेल आई होगी जिसने जीवन की शुरुआत की होगी सभी के, और उस सिंगल सेल से नई सेलों का निर्माण होता गया। क्योंकि सेल के अंदर क्या खास बात है, तो भाई सेल के अंदर क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है। और कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन के बारे में बताने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे वो कौन है, तो वो है आपके रुडोल्फ विर्चो। देखो सेल डिवीजन होता है, हम कह रहे हैं कि जैसे मेल जो गैमेट सेल से कौन, स्पर्म, और फीमेल जो गैमेट सेल से कौन, अंडाणु, वो मिले। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ, एग बना वहां पे, फर्टिलाइज हुआ, और फिर धीरे धीरे आपने देखा होगा 9 महीने की पूरी अवधि में पूरे बच्चे का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर जब बच्चा डिलीवर होता है तो पूरा एक हमें मानव शरीर क्या होता है, दिखाई देता है। तो कैसे हो रहा है ये भाई, क्योंकि एक सिंगल सेल थी, एक स्पर्म था और एक अंडाणु, उन दोनों ने मिलकर क्या किया है, तो एक सिंगल सेल से विभाजन होता गया होता गया होता गया, उसमें 9 महीने लगे, फिर जाके ऊतक बने, ऊतक से अंग बना, अंग से शरीर बना, पूरे 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 शरीर का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो बिल्कुल सीधी बात है कि भाई छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी सेल जब बहुत सारी विभाजित होती जाती, तब जाके क्या होता है, किसी भी एक शरीर का, जीव का निर्माण होता है, वृद्धि होती है, विकास होता है, मरम्मत होती है, सारे काम होते हैं। जैसे हमने कहा हमें चोट लग गई तो यहाँ की चमड़ी निकल आई, अब चमड़ी निकल आई भाई तो वो वापस भी आ जाती, कैसे आती, क्योंकि वहां पे स्किन सेल में सेल डिवीजन होता है और वो अपने आप को क्या कर लेती, ठीक कर लेती, वापस बना लेती है, ऐसा हो जाता है। ठीक क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या चलता है, सेल डिवीजन। बस हमारे शरीर में एक ही कोशिका है जिसके पास पुनर्विभाजन की क्षमता नहीं होती, होती तंत्रिका कोशिका। अगर हमारी ब्रेन की सेल्स जो है, नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिका जो है, अगर उसमें कोई दिक्कत आई तो वो रिजनरेट नहीं कर पाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को ब्रेन में चोट लग जाए तो उसकी बायोलॉजिकल डेथ हो जाती है। बायोलॉजिकल डेथ मतलब कि उसकी जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो अपनी बॉडी से क्या करेगा, खो देगा। और सबसे जल्दी जल्दी पुनर्विभाजन किसमें होता है, तो वो होता है यकृत में, लीवर में, जहां पे बहुत जल्दी जल्दी क्या होता है, पुनर्विभाजन होता रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस थ्योरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप सबको कोशिका सिद्धांत क्लियर होगा। ये 7 नंबर का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या है, सबसे पहले दिया था शेल्डन व स्वान ने, उन्होंने 3 बातें बताई, उसको आगे बढ़ाया कि उन्होंने रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में उन्होंने कहा हर नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से ही होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं सेल डिवीजन। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। अब जरा एक और बात यहाँ पे सेल डिवीजन जब आप लिख कर आएंगे कोशिका सिद्धांत, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है, इन्होंने कहा था कि केंद्रक कोशिका का मुख्य इकाई होनी चाहिए। ठीक, और ये पूरे उनके नियम है जो हम बोलते हैं कि सेल थ्योरी है, जिसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि यार हाँ सेल के बारे में ये सारी बातें अगर किसी प्रूफ है तो वो व्यक्ति माना जाएगा क्या है कि वो इस सिद्धांत का पालन कर रहा है। तो एक बात और आप याद रखना कि इस सिद्धांत का जो अपवाद है वो कौन है, तो वो है आपका विषाणु। विषाणु जो होते हैं, वायरस जो होते हैं, वो कोशिका सिद्धांत के अपवाद है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो विषाणु होते हैं वो किसी सजीव की बॉडी में जाने से पहले निर्जीव रहते हैं, और ना उनकी कोशिका में कोई विभाजन होता है ना कुछ होता है। जैसे ही वो किसी सजीव बॉडी में प्रवेश करते हैं वो कैसे हो जाते हैं, अपने आप को रिप्लिकेट करने लगते हैं, अपनी कॉपी बनाने लगते हैं और सजीव की तरह काम करते हैं। तो हम मानते हैं कि जो हमारे वायरस होते हैं ये सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है।
सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है। मतलब जो सजीव और निर्जीव को जोड़ने का क्या कर रही, काम कर रही। कुछ समय तक ये सजीव की तरह व्यवहार करेंगी, कब, जब किसी लिविंग बॉडी के अंदर होगी। जैसे ही बाहर आई तो इसका कोई रोल नहीं रहेगा, वायरस का कोई अस्तित्व नहीं जब तक उसको कोई लिविंग बॉडी ना मिले। तो ये हमें याद रखना है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है, तो किससे माना गया है, वायरस को, विषाणु। ठीक, ओके, आई होप यहां तक की कहानी सबको क्या होगी, क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक डिटेल हम लोग देख चुके हैं किसके बारे में, सेल के बारे में, कि सेल क्या होती है, उसका आकार कितना होता है, उसकी खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत हमें क्या समझाता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कुछ कोशिका के प्रकार के ऊपर जाते हैं, पर उसके पहले जीवों के प्रकार आप समझ लें। जीवों के प्रकार कोशिका के आधार पर, जीवों के कितने प्रकार हो सकते हैं कोशिका के आधार पर, तो याद रखना 2 प्रकार के जीव हो सकते हैं। एक कहलाते हैं एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और एक होते हैं हमारे बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो 2 तरह के जीव हो गए, कौन कौन से, एक होते हैं हमारे एक कोशिकीय, एक हो गए बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, जो जिसमें एकल कोशिका ही, एक सिंगल सेल ही क्या हो, एकल कोशिका ही संपूर्ण जीव, मतलब एक सिंगल सेल ही पूरे जीव, कुछ भी नहीं होता है इसमें। कुछ इस तरह से हम देखते हैं, एक सेल है ना, इसमें दोनों चीजें होती, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। गति के लिए यहाँ पे सिलिया वगैरह होती है, फ्लैजिला होती है, ऐसे इसमें गति गमन के लिए होता है। अंदर बहुत ज्यादा नहीं होते, जैसे डीएनए बाहर बिखरा हुआ है, अंदर ऐसे कोशिका द्रव है, थोड़े थोड़े राइबोसोम बिखरे हुए हैं। ठीक, तो इस तरह से होता है, मतलब बहुत ज्यादा कोशिकांग वगैरह नहीं पाए जाते, एक सिंगल सेल ही पूरा क्या है, जीव। तो याद रखना, हमसे एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, तो सेल के आधार पर जीवों के जो प्रकार है वो 2 है, एक यूनिसेल्युलर, एक मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, तो अमीबा, सबने सुना ही है, पैरामीशियम, युगलिना, और आ जाएगा यहाँ पे नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा। तो ये सब क्या है, तो ये कौन है भाई, तो ये है आपके कोशिका, एकल कोशिका, या ऐसे जीव जो किससे बने, सिंगल सेल से। तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे जीव भी जो यूनिसेलुलर होते हैं, और बहुत सारे ऐसे जीव भी जो मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर के उदाहरण है जो अमीबा, पैरामीशियम, जो अविकसित जीव जंतु होते हैं, बहुत छोटे छोटे जीव जंतु, जिन्हें हम बेसिकली किससे देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप से, जिसके अंदर एक ही सिंगल सेल होती है, ना बहुत कोई कोशिकांग होते हैं, ना कुछ होता है, ऐसे सिंपल सा जिसका स्ट्रक्चर होता है, वो एक कोशिका कहलाता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, तो मल्टी सेलुलर होते हैं 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं द्वारा निर्मित, 2 या 2 से अधिक कोशिका द्वारा निर्मित पादप व जंतु, 2 या 2 से अधिक कोशिका द्वारा निर्मित पादप व जंतु। ठीक है, वो क्या बन जाएंगे, आपके बहुकोशिकीय बन जाएंगे, वो बन जाएंगे मल्टी सेलुलर। हाँ जी, तो 2 या 2 से अधिक कोशिका द्वारा निर्मित हो जाएंगे। इसके अंदर कौन आते हैं, तो इसके अंदर आपके आते हैं सभी विकसित, सभी विकसित पादप और जंतु। सारी विकसित जो आपके पादप होते हैं, प्लांट सेल्स, और सारी जो विकसित जंतु होते हैं, वो सब किसके अंदर आएंगे, तो वो सब किसके अंदर आएंगे, बहुकोशिकी। मतलब अब देखो, एक मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कई बच्चे समझते हैं, उनसे पूछा जाता है कि कोशिका के प्रकार क्या होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिए कि जो कोशिका के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल, there are 2 types of cell only. One is prokaryotic, हिंदी में भी इन्हें प्रोकैरियोटिक ही कहा जाता है,
एंड अनदर वन इज यूकैरियोटिक। वन इज प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे होते हैं आपके यूकैरियोटिक। तो याद रखना कि कोशिका के प्रकार होते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। कई बच्चे सोचते कोशिका के प्रकार होते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका। नहीं भाई, पादप कोशिका और जंतु कोशिका कोशिका के प्रकार नहीं होते। वो किसके प्रकार होते हैं? तो वो यूकैरियोटिक कोशिका के प्रकार होते हैं जो पूरी तरह विकसित बहुकोशिकी के अंतर्गत आती है ना। तो इस बात को बहुत अच्छे से आप यहाँ पे क्लेरिफाई रखना कि अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए बेटा कि जीवों के प्रकार कितने होते हैं, तो हमने देख लिया एक कोशिकी और बहुकोशिकी। ठीक, इसके अंदर अभी हमने बात की विकसित पादप और जंतु। अब हम इसके प्लांट सेल और इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि कोशिका के विभिन्न प्रकारों को समझा, प्रकार दो ही लिखकर आने हमें, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक एंड अनदर वन इज प्लांट सेल और एनिमल। नहीं, प्लांट सेल और एनिमल सेल फर्दर पार्ट होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। वो किसके पार्ट होते हैं? यूकैरियोटिक। वो कोशिका के पार्ट नहीं। कोशिका के तो दो मेन प्रकार हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो अब क्या होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीव, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझना स्टार्ट करते हैं। चलो, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? देखो देखो नाम में दिख रहा है प्रो। प्रो का मतलब होता है आपका अविकसित। वो वाला प्रो नहीं है कि यार भाई तू तो बहुत प्रो है ना, ये वो वाला प्रो नहीं है। यहाँ पे प्रो का मतलब क्या है? अविकसित। कैरियो का मतलब ना, कैरियो का मतलब बायो में हमेशा होता है न्यूक्लियस से। किससे होता है? न्यूक्लियस से केंद्रक। तो हमने कहा क्या कह रहे हैं हम? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब अविकसित केंद्रक। कैरियो का मतलब केंद्रक है, प्रो का मतलब अविकसित। तो ऐसी कोशिकाएं जिनका केंद्रक क्या हो? अविकसित। और यूकैरियोटिक मतलब क्या हो? विकसित। यूकैरियोटिक का मतलब होता है विकसित। तो ऐसी कोशिकाएं जिनका केंद्रक अविकसित हो, या हम कहते हैं वो कोशिकाएं जो कैसी हैं? अविकसित सेल। अविकसित कोशिका, अनडेवलप्ड जो सेल आती है, अनडेवलप्ड सेल, वो क्या कहलाती है? आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। और जो पूरी तरह से हम क्या बोलते हैं? विकसित कोशिकाएं होती है। विकसित कोशिका होती है, डेवलप्ड सेल जो होती है, वो कहलाती है यूकैरियोटिक, डेवलप्ड सेल। ठीक, अगली बात क्या याद रखना है? इसमें केंद्रक ना ही केंद्रक झिल्ली, ना ही केंद्रक द्रव अनुपस्थित होते हैं। मतलब ये वाली जो सेल्स आपकी प्रोकैरियोटिक, इसके अंदर केंद्रक ही नहीं होगा। तो अभी हमने पढ़ा था ना कि केंद्रक मुख्य भूमिका निभाता है। तो भाई प्रोकैरियोटिक भी कोशिका सिद्धांत के क्या माने जाते हैं? अपवाद। पर मेन अपवाद जिनको माना गया है वो कौन से माने गए? तो वो आपके माने गए वायरस, विषाणु। ठीक, तो यह इसमें हमने क्या लिखा है? तो इसमें केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक द्रव सब कुछ अनुपस्थित होते हैं। इसमें क्या होता है? तो याद रखना, इसमें केंद्रक, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होते हैं। ठीक, अगली बात यहां पे याद रखना, झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग से यहाँ पे क्या मतलब है? तो भाई झिल्ली युक्त कोशिकांग हमारे पास बहुत सारे होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिका अंग जैसे हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है। गोल्जी काय हो गया, गोल्जी अपार्टस हो गया। ठीक, उसके अलावा हमारा ईआर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारे झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो ये कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें नहीं पाया जाता। इसमें बड़े सिंपल से होते हैं, डीएनए होता है, कोशिका द्रव बिखरा होता है, राइबोसोम होते हैं। इससे ज्यादा कोई भी इसमें कोशिकांग पाए नहीं जाते। ठीक है, हाँ। इधर क्या लिखेंगे हम? तो इधर याद रखेंगे कि ये तो भैया विकसित है और विकसित में सारी चीजें होंगी। तो इसमें तो क्या होंगे कि इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होंगे या होते हैं।
झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं क्योंकि वो तो पूर्ण विकसित है। तो देखो ये पॉइंट मैं आपको एक एक इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग ये समझ पाए कि हम एग्जाम में इसको कैसे फ्रेम करना है। ठीक, तो ये 2 पॉइंट इसके और हो गए। अगली चीज आप यहाँ पे क्या याद रखेंगे, इसमें प्लाज्मा झिल्ली व कोशिका भित्ति, भाई प्लाज्मा झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली बात सेम है, याद रखना। इसमें कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली दोनों होते हैं। जो आपकी प्रोकैरियोटिक होगी, जो वो कैसी होगी, उसके ऊपर कोशिका सबसे भारी परत कोशिका भित्ति होगी, उसके अंदर कोशिका झिल्ली होगी। पर जो आपकी यूकैरियोटिक होती है, याद रखिएगा इसमें हम क्या लिख रहे हैं, तो देखो पादप कोशिका और इसमें 2 तरह की कोशिका है, जंतु कोशिका। पादप कोशिका में दोनों चीजें होंगी, आपकी कोशिका भित्ति भी होती है ना, पहली परत कोशिका भित्ति भी होती है, वह कोशिका झिल्ली भी होती है। पर जो आपकी जंतु कोशिका है उसमें आप याद रखेंगे केवल और केवल कोशिका झिल्ली होती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। केवल और केवल क्या होती है, कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका में भित्ति नहीं होती। ठीक है, तो देखो ये अविकसित कोशिका है, इसके अंदर केंद्रक नहीं होगा, इसके अंदर कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होंगे, पर इसके अंदर दोनों झिल्लियां होंगी। कौन कौन सी, तो इसकी जो परत होगी उसमें प्लाज्मा झिल्ली भी होगी आपकी, मतलब कोशिका झिल्ली भी होगी और कोशिका भित्ति भी। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन ये दोनों कंटेन करेगा, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, इसके पास दोनों चीजें होंगी। बट जो हमारी यूकैरियोटिक की बात करें, जिसके अंदर सारे आपके विकसित पादप और जंतु आते हैं, तो इसके अंदर क्या क्या होंगी, तो इसके अंदर आपकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाई जाएगी प्लांट सेल में, पर एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है। ठीक, तो याद रखिएगा कोशिका झिल्ली होती है केवल जंतुओं में, कोशिका भित्ति नहीं होती है ना। ये हो गए कुछ पॉइंट। आगे देखेंगे, आगे भी वही चल रहा है। इधर हम लिखेंगे प्रोकैरियोटिक के बारे में, इधर हम बताते जा रहे हैं यूकैरियोटिक। ठीक, तो अगला पॉइंट क्या होगा, तो अगला पॉइंट इसमें याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो आगे हम पढ़ेंगे कि वो कोशिकीय श्वसन करवाता है। कोशिकीय श्वसन का मतलब होता है हमारी बॉडी में उपस्थित ग्लूकोज को ऑक्सीजन की सहायता से टुकड़ों में तोड़ता है, पर इसके पास तो है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, तो ये कोशिकीय श्वसन कैसे करेगा, तो याद रखना प्लाज्मा या जिसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिकीय श्वसन करता है। कोशिकीय श्वसन का मतलब होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसके अंदर कैसे होगा, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन आपका होगा या तो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होगा। इसमें कैसे होगा, तो इसके अंदर होगा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। किसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा कोशिकीय श्वसन होता है। हाँ, अब इसमें कोशिका विभाजन कैसे होगा, जो प्रोकैरियोटिक, भाई सिंगल ही सेल है, तो याद रखना कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन विखंडन व मुकुलन टाइप का हो सकता है, बडिंग टाइप का। विखंडन होता है डिसइंटीग्रेशन और मुकुलन होता है बडिंग। ये सब आपको अभी आगे बताया जाएगा जब कोशिका विभाजन होगा। तो ये पूरी सेल है ही नहीं, तो इसको बहुत ज्यादा विभाजित करने की जरूरत नहीं। एक सेल को 2 टुकड़ों में अपने आप तोड़ेंगे तो वो 2 अलग अलग सेल की तरह व्यवहार करने लगेगी। तो याद रखना कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन प्रकार का होता है। और इसमें कैसा होता है, तो इसमें याद रखेंगे कोशिका विभाजन समसूत्री व अर्धसूत्री प्रकार का होता है, प्रकार का होता है। ठीक, तो देखो कितने पॉइंट हो गए, हमने इसके लिए कितने पॉइंट देख लिए, कोशिका इतने सारे पॉइंट देख लिए। एक बार इसको आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक, ये कुछ मेन पॉइंट है। देखो और भी पॉइंट हो सकते हैं, पर हमें मेन पॉइंट की यहाँ पे चर्चा करनी है। इतने यहाँ पे हमारे लिए क्या है, इनफ है, जिसको हम लिख कर आएंगे। अगर हमारे पास किसकी चर्चा होगी, अगर हमसे पूछा जाएगा 7 अंकों में, अगर हमसे 10 में पूछ लिया जाता है तो भाई इसमें फिर हमको बहुत इलोबरेट करना पड़ेगा। पहले पूरी कोशिका, फिर कोशिका की ये वाले प्रकार। अब ध्यान रखना कि यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसके अंदर कितनी, इसकी क्या क्या हो सकता है, तो इसके अंदर 2 तरह की कोशिका आती है। एक आती है आपकी पादप कोशिका, तो इसी के अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं पादप कोशिका को, और एक होती है जंतु कोशिका।
ठीक, एक होती है आपकी प्लांट सेल, एक होती है एनिमल सेल। ये दोनों हम इसके अंदर ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा यही है, प्लांट और एनिमल सेल, जो हमारे नेक्स्ट सेशन में आप लोग देखेंगे। उसके बाद इसमें क्या क्या आते हैं, तो इसमें वही सारे जो भी हमने देखे है ना, एक कोशिकी वाले इसमें सामान्यतः आते हैं, एक कोशिकी जीव वाले आते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, एक कोशिकी वाले कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, युगलीना, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, ये सारे। तो देखो बहुत आसान तरीके से आज का लेक्चर हम लोगों ने देखा है, क्या क्या हम लोगों ने देखा है, एक बार पूरा देख लो। कौन सा पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मैं पूरा आपको बाय सिलेबस बता दिया था। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा है कि कोशिका क्या होती है। दूसरी चीज, कोशिका के खोजकर्ता कौन है, याद रखिएगा रॉबर्ट हुक, पर जीवित पूछे तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है कोशिका का आकार कितना होता है, तो कोशिका का आपका आकार है 10⁻⁻⁶, है ना, मतलब माइक्रोमीटर होता है। अगली चीज आपको ध्यान रखनी है कि सबसे बड़ी और भारी कोशिका, कुछ फैक्ट जो मैंने बताया, लंबी कोशिका, छोटी कोशिका, पीपीएलओ किसे कहते हैं, जंतु जगत का जोकर, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप लोगों को देखना है कोशिका सिद्धांत, पूरा अच्छे से लिखकर बताया है, इसी तरह से आप एग्जाम में इसको फ्रेम करें। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है वायरस। अगला हमने देखा है जीवों के प्रकार कितने हो सकते हैं कोशिका के आधार पर, तो एक कोशिकी और बहुकोशिकी। नेक्स्ट कोशिका के प्रकार कितने, तो मैं बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, जब कोशिका के प्रकार लिखोगे तो पादप और जंतु नहीं लिखने, पादप और जंतु यूकैरियोटिक के प्रकार है। तो कोशिका के जो मेन प्रकार है वो होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक क्या होंगे, तो इसके बारे में ये सब बातें याद रखनी है ना, 6-7 पॉइंट इनफ है, इतने हमने देखे है ना प्रोकैरियोटिक के लिए। आज हम लोगों ने यहाँ तक देखा है कोशिका के प्रकार तक। कल हम लोग विथ डायग्राम समझेंगे, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें विथ डायग्राम हम लोग समझेंगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका किसे कहते हैं। ठीक, तो वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, पादप और जंतु कोशिका विथ डायग्राम और आगे की भी सारे कोशिका। ओके, थैंक यू।